नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के रण में सीएम धामी, विराटनगर में की चुनावी जनसभा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की मतदान की अपील। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, इसे लेकर बना चर्चा का विषय। गरमाने लगी सियासत, कांग्रेस ने बताया इसे एक स्टंट। उत्तरकाशी टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत, इंच इंच करके सरक रही ऑगर मशीन। 120 घंटे से फंसे 40 मजदूर, 2 की तबीयत बिगड़ी। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन स्माइल के 12 चरण पूरे, 4611 गुमशुदा दस्तियाब। परिजनों से मिलाया डीजीपी ने पुलिस टीम को दी बधाई। और नैनीताल में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी मैक्स, 8 लोगों की मौके पर ही मौत। घायलों को हल्द्वानी हायर सेंटर किया गया रेफर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की। मैं जब यहाँ आया हूँ, मेरे मन में 1% का भी अब संशय नहीं है कि विराटनगर विधानसभा से कमल खिलने वाला है और बड़े बहुमत से कुलदीप जी 3 दिसंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा, यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। आप लोगों ने तय कर लिया है। मैं आप सब लोगों के बीच में आज देवभूमि उत्तराखंड से भाई कुलदीप जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे में पिछले 6 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू का काम कर रही हैं। वहीं देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर कहा कि वो पूरी तरह से सकुशल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया टनल में जांच को लेकर एक्सपर्ट भी भेजे गए हैं। खुद पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री पल पल अपडेट ले रहे हैं और अब मशीनें भी सही तरीके से काम कर रही है। इसके साथ ही वहां पर एक मल्टी अस्पताल भी बनाया गया है और मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी मजदूरों से बात की जा रही है। इसके साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्दी ही सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल आएंगे। घटना हुई है तब से ही जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं और राज्य सरकार के सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एनएचआईडीसीएल के जो अधिकारी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है जो ये काम कर रहे हैं, और यहाँ से एक्सपर्ट्स भी भेजे गए थे, वो अपनी जांच भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें सभी लोग लगे हुए हैं और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से अलर्ट है। अभी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में है, लेकिन उन्होंने वहां से मुझे फोन करके कहा कि आप जाके एक बार अपडेट ले लो और ये देख लो कि रेस्क्यू का पूरा काम सब ठीक ठाक चल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरे प्रॉपरली, पूरे एक सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी
उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। मंगलौर के गदरझुड़ा गांव के रहने वाले गुरबत सिंह के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे ही आर्मी में हैं। वहीं उनका बड़ा बेटा प्रदीप कुमार ड्यूटी के चलते सिक्किम में 7 अक्टूबर को आई बाढ़ में बह गया था, जिसकी भारतीय आर्मी द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। पर अब उनके शव के कुछ अवशेष मिलने के बाद उन्हें उनके गांव गदरझुड़ा लाया गया, जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी चिता को अग्नि दी गई। प्रदीप कुमार अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर चले गए। इस मौके पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने उनके घर पहुंचकर दुख प्रकट किया। गांव गदरझुड़ा में भाई प्रदीप कुमार जी जो शहीद हुए हैं, आज हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी और ये पूरे क्षेत्र के लिए, मैं कहता हूँ पूरे देश के लिए शोक की लहर ये है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये जो दारुण दुख जो हुआ है, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी मौत नहीं हुई, वो शहीद हुए, अमर हुए और हमारा सितारा सितारों में जाकर मिल गया। परिवार टूट गया, बिखर गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं। किस दिन की घटना थी? 7 अक्टूबर की मैं वहाँ बाढ़ आई थी, जहाँ इनका कैंप था। वहाँ से बहुत सारे जवान बह गए थे। धीरे धीरे बॉडियाँ मिलती रही, बॉडी पहचान नहीं हो पाई। डीएनए टेस्ट से पता चल पाया बॉडी का। कल रिपोर्ट आई रात में, फिर बॉडी आई। इनके 2 बेटे, एक बेटे। उत्तराखंड पुलिस के खोए हुए बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को तलाशने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के 12 चरण पूरे हो चुके हैं। इसी क्रम में साल 1 सितंबर से शुरू हुए 12वें चरण में उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन स्माइल से जुड़े पुलिस जवानों ने रिकॉर्ड 1356 लोगों को तलाश कर उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया है। इन 1356 लोगों में 265 बच्चे, 488 पुलिस और 603 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार द्वारा साल 2015 में चलाए गए इस ऑपरेशन में अब तक 4611 लोगों को अपनों से मिलवाया जा चुका है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस ऑपरेशन स्माइल के सफलता पर सभी ऑपरेशन स्माइल में काम कर रहे पुलिस टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा चलाए गए एक कैंपेन से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में वो सफल हुए हैं। ये ऑपरेशन स्माइल का 12वां एडिशन था और इस एडिशन में हमने 265 बच्चे बरामद किए और कुल 1356 लोग, जिसमें महिला पुलिस शामिल होकर के किए। ये अभी तक की सबसे सफल अभियान रहा, क्योंकि हमारे लोग भी लर्न करते हैं धीरे धीरे। उनके अनुभव के साथ उनकी एफिशिएंसी और बढ़ती जाती है। पिछले 8 सालों से भी अभियान चला रहे हैं और 4611 बच्चे और बड़े लोगों को बरामद कर चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये पुलिस के मानवीय और संवेदनशील चेहरे को दिखाता है। 1 सितंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक ये पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन स्माइल चलाया गया था, जिसमें पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में 2 या 2, 3, 4 टीम बनाई गई हैं, जिनके द्वारा सभी टीमों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया और सभी ने काफ़ी बच्चों को तलाश किया गया और उनके माता पिता को सुपुर्द किया गया है। ऑपरेशन स्माइल में जो हमारी मदद की है, हमारा जो बच्चा आज हमें मिला हुआ है, ये हमारे मुकेश भाई है, ये हमारे दीपक भाई है। इन्होंने हमें हमारे साले द्वारा हरिद्वार से पता दिया और हमें बार बार फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को ले जाइए। हमें जब तक हम नहीं पहुँच पाए इनके पास, इन दोनों सर ने हमारा इतनी मदद की है कि ये बच्चा आज जो है हमारे पास में है, वो आज मुकेश भाई और दीपक भाई की वजह से आज ये बच्चा हमारे परिवार में और हमारे पास में है। दुनिया भर में प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। दिनों दिन प्रदूषण से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में सभी देश प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। उत्तराखंड में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए नई स्क्रैप नीति लाई गई है, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2003 की धारा 4 और धारा 4(9) में संशोधन किया गया है। प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें
टैक्स में छूट दी गई है। ये छूट पुराने वाहन स्क्रैप करके नए वाहनों को खरीदने पर पंजीकरण में 15 से 25% तक रखी गई है, जबकि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बकाया टैक्स भुगतान में 100% तक की छूट दी गई है। जितने लोग की गाड़ी कमर्शियल गाड़ी बकाए में है, तो इस नई पॉलिसी के अंतर्गत अगर वो अपनी पुरानी गाड़ी जो कि 2003 से पहले की है और वो उसको अगर RBSF के यहाँ बेच देते हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट और डिपॉजिट लाते हैं, तो हम उनको टैक्स में 100% छूट और पेनल्टी में 100% छूट देंगे। अगर उनकी गाड़ी 2008 से पहले की है और 2003 से बाद की है, तो हम उनको 50% टैक्स में छूट देंगे और 100% पेनल्टी में छूट देंगे। उनको सिर्फ सर्टिफिकेट और डिपॉजिट लेके आना है। अगर उनकी गाड़ी 2008 के बाद से बकाए में है, तो हम उनको पेनल्टी में पूरी छूट देंगे। पहाड़ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। लगातार सड़क दुर्घटनाओं के बाद आज सुबह फिर एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर ओखलकांडा में एक मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 से ज्यादा लोग सवार थे। मैक्स कार अधौड़ा से हल्द्वानी को आ रही थी, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह अधौड़ा से हल्द्वानी को आ रही थी और अनियंत्रित होकर 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को सड़क तक पहुंचाया। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और अभियान में जुटा। थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे। 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी। 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गाँव लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 18 तारीख को राजधानी देहरादून के सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग करना चाहते हैं वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है और जो भी कोई अभ्यर्थी हैं वो हमारे रोजगार प्रयाग portal.uk.gov पर जाके जो रोजगार मेले का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसमें उस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को देख भी सकते हैं और अपनी अर्हता को भी चेक कर सकते हैं।